हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण, वह 3 होता है। पहला कौन सा था? v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a वस्तु का नियत त्वरण, s वस्तु का विस्थापन और t समय अंतराल। तो यहाँ पर हम लोग जो गतिकीय चर है, यानी वस्तु की गति के दौरान बदलने वाली राशि, उसे हम गतिकीय चर कहते हैं। ठीक है, जैसे विस्थापन हुआ, जब वस्तु गति करती है तो विस्थापन बदलता है, समय के सापेक्ष उसका वेलोसिटी बदलता है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, जो समय के सापेक्ष राशि बदलती रहती है, उसे हम गतिकीय चर कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के विषय में जानकारी लेंगे, ग्राफ के विषय में पढ़ेंगे कि समय के सापेक्ष जब वस्तु नियत चाल से चलती है तब किस प्रकार से ग्राफ होता है, जब समय के सापेक्ष वस्तु नियत त्वरण से चलती है तब कैसा ग्राफ होता है। इसी प्रकार अलग अलग वस्तु का जो गति अवस्था है या विरामावस्था है, उसको ग्राफ के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मैंने लिया है स्थिति समय ग्राफ, इंग्लिश में इसे पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, वस्तु की गति के दौरान गतिकीय चर एस वी ए, एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से, स्थिति, भी का मतलब यहाँ पे मतलब है वेलोसिटी, वेग से, और ए का मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो गतिकीय चर एस वी ए समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, यानी जब कोई वस्तु गति करती है तो वस्तु के गति के दौरान विस्थापन, वेग और त्वरण ये बदलते हैं। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण हम इन्हें गतिकीय चर कह रहे हैं। चर का मतलब बदलने वाला राशि। ओके, यह ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। मतलब समय के सापेक्ष विस्थापन किस प्रकार से बदल रहा है, समय के सापेक्ष वेग किस प्रकार से बदल रहा है, समय के सापेक्ष त्वरण किस प्रकार से बदल रहा है, इन सब को हम ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन में यहाँ पे देखिए, ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये जो दिखाया गया ये पूरा का पूरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। अगर गणित की भाषा देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, जब हम लोग वेक्टर को लेंगे, सदिश को लेंगे, वो चाहे विस्थापन हो या वेग हो या त्वरण हो, तो हम लोग नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला एक्सिस खींच सकते हैं, क्योंकि यदि ऊपर स्थिति, यदि ऊपर विस्थापन पॉजिटिव होगा तो निगेटिव के लिए नीचे एक्सिस लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में एक वस्तु की जो गति है, एक वस्तु गति करती है, चलती है, और उसका ग्राफ ए बी है। देखिए, ए पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक ये जो है क्या है, ग्राफ है। अब इस ग्राफ को समझना है कि क्या बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो टाइम कितना है, t1, पॉइंट ए पर क्या है, टाइम t1, और वस्तु का सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, y1। मतलब ये कि यह जो ग्राफ ए बी है, इस ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु ए है, वह क्या बता रहा है कि जो वस्तु की गति है वो यहाँ से प्रारंभ हो रही है। हम अध्ययन करना यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब हम अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं तो उस टाइम कितना है, t1। क्यों t1? क्योंकि यहाँ मूल बिंदु, यहाँ पे टाइम 0 है।
तो जैसे जैसे इस एक्सिस पर आगे की तरफ बढ़िएगा टाइम मिलता जाएगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, या मिनट में लीजिएगा या घंटा में तो 1 2 3 4 इस तरह से होगा। तो ये टाइम एक्सिस है। हमेशा एक्स अक्ष पे हम टाइम को दिखाएंगे, समय को दिखाएंगे, और वाई अक्ष पे स्थिति को या वेग को या त्वरण को। अगर यहाँ स्थिति यहाँ समय तो स्थिति समय ग्राफ बोलेंगे, अगर यहाँ पे वेग यहाँ पे समय तो वेग समय ग्राफ बोलेंगे, अगर यहाँ त्वरण और यहाँ समय तो इसको त्वरण समय ग्राफ बोलेंगे। फिलहाल अभी ये स्थिति समय ग्राफ इसको बोलेंगे। तो जो AB है वह स्थिति समय ग्राफ है। तो ग्राफ का जो प्रारंभिक बिंदु होता है वहां से हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, और ग्राफ का जो अंतिम बिंदु है वहां हम अध्ययन करना समाप्त करते हैं। तो जिस टाइम हम अध्ययन करना शुरू किए उस टाइम T1 कुछ होगा समय हमने मान लिया, ठीक है। अब यह ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। जब अंतिम बिंदु पे गए और यहाँ से समय अक्ष पे लंब डाले और स्थिति अक्ष पे लंब डाले, तो हम ये देख रहे हैं कि टाइम T1 से T2 हो गया और स्थिति Y1 से Y2 हो गया, ठीक है। तो समय में बदलाव आया तो स्थिति में भी बदलाव आया, ठीक है। जैसे जरा समझिए, ग्राफ को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए टाइम एक्सिस है और ये हमारा पोजीशन यानी कि स्थिति, ये स्थिति को दर्शा रहा है और ये टाइम को दर्शा रहा है, और हमने ग्राफ ऐसा बना दिया, ठीक है। AB जरा इसको समझिएगा, AB ग्राफ ऐसा बना दिया। तो इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, तो इस बिंदु से एक क्या करिए कि एक्स अक्ष पे यानी समय अक्ष पर एक लंब डालिए जहाँ पे 90 बना है, और फिर इससे इस अक्ष पे लंब डालिए जो इस पे जाके 90 बना है, यहां से ऐसे लंब। ये ग्राफ क्या, ग्राफ का जो ये वाला पॉइंट था वो क्या कह रहा है कि जब टाइम यहाँ T1 है तो वस्तु का स्थिति क्या है, Y1। अच्छा, इसके पॉइंट B का स्टडी करिए, तो फिर B से क्या कीजिएगा, एक समय अक्ष पे लंब डालिए और फिर यहीं से एक Y अक्ष पे, इस पोजीशन वाला एक्सिस पे। तो आप देख रहे हैं कि T1 जब टाइम था तो सिचुएशन Y1, स्थिति Y1 थी, लेकिन जब टाइम T1 से T2 हो गया टाइम चेंज हुआ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग टाइम चेंज हुआ है, लेकिन सिचुएशन बॉडी की क्या है, वस्तु का सिचुएशन क्या है, अभी भी Y1। ये ग्राफ AB यही कह रहा है। तो क्या हम कहेंगे कि वस्तु विस्थापित हुई है? आंसर है नहीं। यहाँ विस्थापन क्या है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। आई बात समझ में? ओके। तो यहाँ पे ये जरा बात आप समझिए। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ये ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ का इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है। अब इस ग्राफ को स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे आप एक प्रारंभिक बिंदु ले लीजिए, एक और अंतिम बिंदु ले लीजिए, ठीक है। आप बीच में भी चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट लीजिए आप उस बिंदु से दोनों ही अक्ष पे परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, लंब डालिए। मतलब यहाँ से ऐसे लंब खींचिए, फिर यहीं से ऐसे लंब खींचिए। और कोई पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ से लंब खींचिए, फिर यहाँ से लंब खींचिए। अब यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है तो ओरिजिन पे है, तो वहां से आप दोनों एक्सिस पे कैसे लंब डालेंगे, तो खुद ओरिजिन पे है, ठीक है। तो क्या होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब टाइम 0 है तो पोजीशन क्या है, वो भी 0, क्या है, 0, ये ग्राफ का इनिशियल पॉइंट। लेकिन जब टाइम बढ़ा, ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है कि इस पॉइंट पर टाइम कुछ होगा, T1 मान लीजिए, तो सिचुएशन क्या है, y एक्सिस पे क्या बोल रहा है, कुछ Y1 होगा। आगे बढ़ा, ये वाला पॉइंट, ग्राफ आगे बढ़ा, ये वाला क्या कर रहा है, जब टाइम T2 है तो सिचुएशन क्या हो गया, Y2। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम चेंज के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है। तो आप कह सकते हैं कि वस्तु विस्थापित हो रही है, वस्तु गति कर रही है, वस्तु मोशन में है। लेकिन जस्ट इसके पहले वाला जो मैंने टाइम एक्सिस के पैरेलल खींचा था, समय एक्सिस के समानांतर खींचा था, वह ग्राफ ये बता रहा था कि वस्तु जो है विराम में है, वह जो है सो कि डिस्प्लेस नहीं हो रही है, उसकी स्थिति वही है। आई बात समझ में? ठीक है। तो हमारा जो रेफरेंस है, हमारा जो फ्रेम है, निर्देश तंत्र है, उसके सापेक्ष में वस्तु गति में है या विराम में है, ये हमें बताना है। और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, हमें यहीं से
स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ ए बी है, अगर देखा जाए कि टाइम जब t1 है तो सिचुएशन y1 है, स्थिति y1 है, जब टाइम t2 हुआ है तो स्थिति y2 हुआ है। तो हमसे यदि पूछ दिया जाए कि ग्राफ की सहायता से बताइए कि वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, वस्तु कितना विस्थापित हुई है, तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो मुझे ये चाहिए, क्योंकि ग्राफ ए भी क्या कह रहा है, y1 से y2 तक ही गई है, तो इतना चाहिए ना आपको। तो y2 में से y1 घटा लीजिएगा, ये वाला मिल जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप जब भी ऐसे दिखाते हैं कोई वैल्यू, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपने दिखाया 5, 10, 15, 20, ठीक है। मैं पूछूं आपसे कि ये वाला कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमको डिस्टेंस चाहिए, ये वाला इतना कैसे बताइएगा? तो क्या बोलिएगा आप, ये पूरा का पूरा 20 दिख गया तो 20 बोलिएगा? नहीं, गड़बड़ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, तो ये 10 है और ये कितना है 20, तो 20 में से ये 10 घटा लीजिएगा तो ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो y1 है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और y2 क्या है, एक पॉइंट का ये जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बता रहा है। तो हमको सिर्फ ये वाला चाहिए, तो हमने क्या किया, y2 में से y1 को घटा लिया, जैसे यहाँ पे 20 में से 10 को घटा लिया तो ये मिल जाएगा। उसी प्रकार से y2 में से y1 घटा लेंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके। ये चाहिए, ये जब वस्तु का सिचुएशन y1 था तो टाइम t1 था, जब वस्तु का सिचुएशन y2 है तो टाइम क्या है, t2 है, तो समय अंतराल भी है। जैसे कहने का मतलब है कि भाई t1 का मतलब क्या, 4:05, ठीक है, 4:05 पर जो है सो की वस्तु है वो गति करना प्रारंभ की और कुछ समय तक चली और 4:15 हो गया। तो 4:05 पर चलना प्रारंभ की थी और 4:15 पे पॉइंट बी में पहुंच गई है, तो बीच का समय अंतराल कितना है, तो 4:15 में से 4:05 घटा लेंगे, यानी जो दोनों टाइम का पॉइंट है, दोनों का जो समय का बिंदु है, उसका अंतराल, उसका डिफरेंस, उसका अंतर, तो t2 में से t1 घटा लेंगे तो हमारा ये टाइम इंटरवल मिल जाएगा, समय अंतराल मिल जाएगा, अर्थात t2 माइनस t1। कोई दिक्कत? ओके, थोड़ा सा समझना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि टाइम एक्सिस ही होता, ये समय अक्षीय होता, तो आप क्या दिखाते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट t1 है और यहाँ पे t2 है, तो आपको इतना ही ना चाहिए, यहाँ से आपको थोड़ी लेना है, आपको इतना चाहिए t1 से t2 तक, क्योंकि जहाँ से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं और जहाँ अध्ययन समाप्त करते हैं उसी के बीच के समय अंतराल को लेते हैं। आई बात समझ में? कहीं से टाइम और कहीं पे नहीं ले लेंगे, जहाँ से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं और जहाँ अध्ययन समाप्त करते हैं उसके बीच का समय अंतराल हमें लेना है। तो यहाँ पे t1 से t2 लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, देखिए प्रैक्टिकल सोचिए, यहाँ से तक 10 और 20 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेकंड होगा ना, तो हमको सिर्फ इतना चाहिए, तो 20 सेकंड में से 10 ये वाला घटाइएगा तब ना। तो ये क्या है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है, वो टाइम का, जब वो हो रहा है, वो टाइम हो रहा है, बट ये वाला इंटरवल है। तो आप क्या करोगे, ये जो टाइम हो रहा था और ये जो टाइम हो रहा था, तो इसमें से इसको घटा लोगे तो ये वाला टाइम इंटरवल, समय अंतराल मिल जाएगा। तो हम t2 में से, जब t2 बज रहा है और t1 पहले बज रहा था, तो t2 में से t1 घटा लेंगे, टाइम इंटरवल मिल जाएगा। तो हमने वही किया है यहाँ पे, t2 माइनस t1। तो ये है समय अंतराल, ये है वस्तु के स्थिति का अंतर। पहला जो स्थिति था y1, बाद में y2, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना बदलाव आया, कितना चेंज हुआ है, वो है y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है। कैसे बनाया है, यहाँ पे ये जो ग्राफ ए बी दिया था, इसके प्रारंभिक बिंदु से इस पे लंब डाला था, फिर इसके अंतिम बिंदु से एक लंब डाला है, ठीक है, और यहाँ से इस पे हमने इसको लंब डाल के एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग वेग की बात करेंगे। वेग क्या होता था कि विस्थापन बटा समय, हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा है कि वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटा समय। उसी को यहाँ पे दूसरे रूप में लिखा गया है, वही चीज है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मैं इस पॉइंट को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट पे गया,
तो पहले जो स्थिति थी और बाद में जो स्थिति है, इसमें परिवर्तन, इसमें अंतर, इसमें चेंजेस। आई बात समझ में? तो स्थिति में परिवर्तन अर्थात विस्थापन को, और समय में परिवर्तन यानी t1 से t2 टाइम जो लगा होगा उसके बीच का डिफरेंस यानी कि समय। ओके, तो यहाँ स्थिति में परिवर्तन ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना है, ग्राफ के अनुसार y2 माइनस y1, और बटा समय में परिवर्तन कितना से कितना है, t2 माइनस t1। तो ये जो v बराबर y2 माइनस y1 बटा t2 माइनस t1 है, ये क्या है, वेग। ठीक है, अब इस ग्राफ की सहायता से वेलोसिटी निकालने का एक दूसरा तरीका हमें देखना है, और वो तरीका क्या है, यदि इस समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज ए बी, यहाँ पे आप पॉइंट सी ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लिया जाए, क्या लिया जाए, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप यदि tan थीटा को नहीं समझ पा रहे, बेसिक ये 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री प्रारंभ है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि tan थीटा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो समकोण त्रिभुज के लंब और आधार का अनुपात होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, tan थीटा क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात। सिंपल, पहले इतना ध्यान रखिए, बस काम हो जाएगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, तो उसके लंब और उसके आधार का अनुपात निकालिए, मतलब लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, tan थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे यदि देखा जाए, ये जो थीटा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब, और जिस भुजा पर 90 होता है और थीटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, यहाँ पे इसको यदि थीटा मान लिया जाए तो थीटा के सामने वाले भुजा को हमेशा लंब कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और जिस पर 90 थीटा दोनों होता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो यदि tan थीटा मुझे निकालना है तो लंब बटा आधार करना होगा, और लंब यहाँ पे कौन है, ये वाला BC है, तो BC रख दीजिए, और आधार कौन सा है, तो आधार हमारा AC है, तो AC रख दीजिए। लेकिन BC जो है वो क्या है, BC जो है वो y2 माइनस y1 के बराबर है, तो यहाँ रख दीजिए y2 माइनस y1 बटा, नीचे AC है, तो AC क्या है, t2 माइनस t1, तो AC t2 माइनस t1 है, तो यहाँ रख दीजिए। ठीक है, t2 माइनस t1। अब जरा समझिए कि यहाँ v बराबर क्या है, y2 माइनस y1 बटा t2 माइनस t1, और यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1 बटा t2 माइनस t1। यानी ये जो tan थीटा बराबर इतना बराबर ये बराबर ये, तो tan थीटा का मान ये वाला आया, और जो वेग है, जो v वेलोसिटी, इसका भी मान वही है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि v बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बराबर t2 माइनस t1। v भी उसी के बराबर है और tan थीटा भी उसी के बराबर है। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि आप tan थीटा अगर निकालते हैं, मतलब जो ग्राफ दिया है वहां इस ग्राफ से एक समकोण त्रिभुज बना करके ये जो एंगल बनेगा, इसका tan थीटा निकाल लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, वस्तु का वेग मिलेगा। ठीक है, अब इस tan थीटा को एक नाम दिया गया है स्लोप, या उसी को हिंदी में ढाल कहते हैं। ढाल समझते हैं? जैसे सिंपल है, मान लीजिए मेरे पास स्केल है, अभी मैं पूछूं कि इसमें कितना ढाल है, तो 0। अब मैं ऐसे कर दूं, ढाल स्लोप, आमतौर पे आप जानते होंगे ये स्लोप ढाल। अभी इसको मैं बढ़ाऊं तो क्या हो रहा है, सोचिए, ढाल बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे रखिएगा तो बिल्कुल आराम से फिसलेगा, इसको ऐसे कर दीजिए तेजी में फिसलेगा, इसको और ऐसे कर दीजिए तेजी में फिसलेगा। और तो जैसे जैसे इसको आप ये करते जाएंगे क्या होगा, ढाल बढ़ते जाएगा, स्लोप बढ़ते जाएगा। तो ये जो ग्राफ है इसका जो ये स्लोप है, ढाल है, वो कौन बताता है? आपसे कोई पूछ दे कि ग्राफ का ढाल बताइए कितना है, तो हम कैसे बताएंगे? तो हम tan थीटा निकालते हैं। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा गणितीय प्रक्रिया है, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ।
यहाँ पे दो ग्राफ हैं, एक है AB और एक है CD। मैं आपसे पूछूं कि ढाल किस में ज़्यादा है, AB में ढाल ज़्यादा है या CD में ढाल ज़्यादा है, स्लोप किस में ज़्यादा है? तो आप देख कर बता सकते हैं कि सर CD में ढाल ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो समय अक्ष पे जो ये एंगल बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल ये वाला कोण ज़्यादा है या ये वाला कोण ज़्यादा है, तो अगर बात आपको समझ में आ रही हो तो ये वाला कोण जैसे कि ज़्यादा है और ये वाला कोण कम है, क्योंकि ढाल ज़्यादा होने के लिए इसको ऐसे होना पड़ेगा, तो कोण क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ढाल ज़्यादा, इसका मतलब ये वाला थीटा का मान ज़्यादा होगा और ये वाला थीटा का मान कम होगा। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ का ढाल यदि अधिक है, इसका मतलब उसका जो एंगल है समय अक्ष के साथ, उस ग्राफ का जो समय अक्ष के साथ कोण है वो अधिक है, और ढाल कम है तो समय अक्ष के साथ उस ग्राफ का कोण कम होगा। अब मैं आपको छोटी सी एक जानकारी बताऊंगा कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अब आप एक चीज गौर कीजिए कि tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान होता है √3, और √3 का मतलब होता है 1.732। मैं आपसे पूछूं कि तीनों में ज्यादा कौन है, 1/√3, 1 और 1.732 या √3 दोनों सेम चीज है, तो इन तीनों में कौन ज्यादा है? स्पष्ट है 1.732 या √3 दोनों कह लीजिए ज्यादा है, तो ये सबसे अधिक है, इससे कम ये है, इससे कम ये है। तो 1/√3 कम है, 1 उससे ज्यादा है और √3 उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि tan 30 का मान जो ये है वो कम है, इससे ज्यादा tan 45 का मान है, इससे ज्यादा tan 60 का मान है। तो कोण 30 से 45, 45 से 60, तो जैसे जैसे कोण बढ़ते जाता है वैसे वैसे tan थीटा का जो मान आता है वो बढ़ते जाता है। इस बात को समझिए आप। स्लोप हम लोग tan से ही क्यों निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि थीटा का मान जो है बढ़ते जाता है तो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब थीटा बड़े ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है, तो मैंने बोला कि इसका ढाल निकालिए, तो निकालिए tan 30 का मान। तो tan 30 का मान 10th में आप पढ़े होंगे, 10th में पढ़ना है कि 1/√3 आता है, इसका प्रूफ भी है। tan 45 का मान कितना, 1 होता है, तो यहाँ पे ये कम है ज्यादा है, तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पे एंगल कम है तो इसके लिए tan का वैल्यू कम होगा और स्लोप कम होगा। यहाँ पे कोण ज्यादा है तो इसके लिए tan थीटा का मान ज्यादा होगा और ढाल ज्यादा, और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी ग्राफ का ढाल निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिए कि वह ग्राफ समय अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है उस कोण के साथ tan थीटा निकाल लीजिए। ये बात समझ में? हाँ, ये और बात है कि ये सिर्फ उसी कंडीशन के लिए जब ग्राफ स्ट्रेट होगा। कहीं आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि सर ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ यदि ऐसे कर्व हो जाए फिर कैसे ये समय अक्ष के साथ कैसे कोण बनाएगा। तो अभी मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात कर रहा हूँ, जो सरल रेखा होता है, जो रैखिक होता है, जो लीनियर होता है, मैं उस टाइप के ग्राफ की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे ढाल ज्यादा हम करेंगे वैसे वैसे कोण का मान ज्यादा होगा, और कोण का मान ज्यादा होगा तो tan का मान ज्यादा होगा। एक और मैं छोटा सा बात कहना चाहूंगा कि जैसे पूछ दिया जाए कि tan 45 का मान और tan 46 का मान, ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि tan 46 का मान क्या होता है, बट मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दोनों में किसका मान ज्यादा आएगा, tan 45 का या tan 46 का। तो ये ट्रेंड पकड़िए, ये ट्रेंड क्या कह रहा है कि tan 30 का मान कम है, tan 45 का मान उससे ज्यादा, tan 60 का मान उससे ज्यादा, मतलब कोण बढ़ रहा है तो उसका मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब 45 tan 45 के मान से tan 46 का मान ज्यादा होगा। वो स्लाइटली कम ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन होगा, ध्यान रखिए। तो एंगल बड़ा होगा तो tan थीटा का मान भी बड़ा होगा। इसका मतलब जब भी हम स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा का मान जितना ही ज्यादा आएगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। अब जरा समझिए, v बराबर tan थीटा था, मतलब tan थीटा यदि ज्यादा हुआ यानी v ज्यादा होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या था, y2 - y1 बटा t2 - t1।
तो यहाँ पे स्थिति समय जो ग्राफ था, स्थिति समय ग्राफ का ढाल जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा, वेग देगा। और उस वेग का मान एंगल पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ही एंगल का ग्राफ होगा, समय अक्ष के साथ ग्राफ जितना ही ज्यादा कोण बनाएगा, उतना ही ज्यादा tan थीटा का वैल्यू होगा और उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगा। जैसे एक उदाहरण आपको बता दूं मैं कि जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि आपके पास कुछ ग्राफ दे दिए गए, ये आपका x और ये आपका t, x की ग्राफ है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। और एक ग्राफ आपको इसमें ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। एक ग्राफ आपको यहाँ से ऐसे दे दिया जाए और इस ग्राफ का नाम है AB और इस ग्राफ का नाम है CD। और बस सिंपल सा पूछ दिया जाए कि बताइए वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा है, वेग किस में ज़्यादा होगा, ग्राफ AB में या CD में? यही वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है, यही वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है, बशर्ते वेग कहाँ ज़्यादा है, अधिक वेलोसिटी से वस्तु कब जा रही है, इस ग्राफ के कारण या इस ग्राफ में? कौन सा ग्राफ अधिक वेग को रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखिए v बराबर tan थीटा। थीटा क्या है? जो ग्राफ समय अक्ष के साथ कोण बनाता है। थीटा क्या है? जो ग्राफ समय अक्ष के साथ कोण बनाता है। थीटा ये वाला थीटा, ये थीटा डैश अलग अलग है, तो थीटा डैश का मान ज्यादा है, तो tan थीटा के मान से tan थीटा डैश का मान ज्यादा होगा। एंगल बड़ा है तो उसका tan थीटा डैश का मान भी क्या होगा? बड़ा। ये ज्यादा आएगा, ये कम आएगा, तो इसका जो वेलोसिटी v डैश होगा, इसके वेलोसिटी v से ज्यादा होगा। मतलब इसमें वेलोसिटी यदि v डैश से दिखाएं, यहाँ पे v से दिखाएं, तो इसमें वेग ज्यादा होगा और इसमें वेग कम होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये स्थिति समय ग्राफ था, बड़ा ही बेसिक था। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष ये है, आपको दिमाग में ये रखना है कि स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वो क्या बताता है? वेग को बताता है, वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। ओके। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको दूरी समय ग्राफ मिले, मे भी ऐसा मिलेगा कि दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्थिति समय ग्राफ को ही आप विस्थापन समय ग्राफ बोलिए या दूरी समय ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करिए, दर्शाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर दूरी समय ग्राफ होगा और तब ढाल निकालिएगा तो आपको चाल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ विस्थापन समय ग्राफ लिखा होगा और तब ढाल निकालिएगा तो उसको वेग कहेंगे, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है, ओके। और दूरी क्या है? अदिश राशि है। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या होगा? चाल हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो स्थिति परिवर्तन बटा समय परिवर्तन, ये दूरी के लिए भी है और वेग के लिए क्या बोलते हैं, चाल के लिए भी है और वेग के लिए भी है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो दोनों में ही है स्थिति परिवर्तन बटा समय परिवर्तन। लेकिन अगर वेक्टर है तो वेक्टर होगा, स्केलर है तो स्केलर, मतलब सदिश तो सदिश और अदिश तो अदिश। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि दूरी समय ग्राफ दिया हो और तब आप ग्राफ का ढाल निकालें तो आपको चाल मिलेगा, और विस्थापन समय ग्राफ हो और तब ढाल निकालें तो आपको वेग मिलेगा। तो आप ये 3 निष्कर्ष लिखिए। पहला क्या कि स्थिति समय ग्राफ का ढाल, स्थिति समय ग्राफ का ढाल हम क्या बताता है? चाल या वेग बताता है, पहला। दूसरा पॉइंट ये लिखिए कि दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को बताता है, और तीसरा विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को बताता है। इन तीनों को आप अलग अलग नोट कर लीजिए, ओके। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा कि जो है अब रेगुलर वीडियो अपलोड होते चले जाए। थोड़ी सी कारण ये थी कि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। सो इसके लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना कीजिए कि मेरी सेहत जल्दी ठीक हो और मैं बिल्कुल ठीक रहूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑनलाइन पढ़ा सकूं। और जिस प्रकार अभी आप अपने घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस तरह जुड़े रहिए और प्लीज़ फिर से एक बार नए जोश के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू।